गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे हलंत। कल तक हमने पढ़ा है हलंत पुल्लिंग। आज हम हलंत स्त्रीलिंग और हलंत नपुंसकलिंग के शब्द रूप देखेंगे, जिसमें सबसे पहले है हलंत स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग स्त्रीलिंग में दो सूत्र है जो खास यहाँ हलंत के अंदर विशेष हैं। उसके अतिरिक्त जो हमारे अजंत के स्त्रीलिंग वाले थे उसी के अनुसार काम हो जाएगा, उन्हीं सूत्रों से काम हो जाएगा। दो ही नए सूत्र हम पढ़ेंगे। हम यहाँ हलंत स्त्रीलिंग में खाली एक ही शब्द रूप पढ़ेंगे, वो है मकारांत इदम शब्द जो था उसके हमने पुल्लिंग के चलाए थे, वैसे हम स्त्रीलिंग के भी चलाएंगे। ठीक है, तो इसकी सिद्धि करते हैं। शब्द है इदम, प्रत्यय है सु। तो जब सु प्रत्यय लगता है तो सबसे पहले लगता है यह सूत्र, यह सौ। यह सूत्र इंडिकेट करता है कि सु के परे होने पर, यानी जब सु प्रत्यय हो पीछे, तब इदम के दकार के स्थान पर यकार आदेश होता है। यकार आदेश होता है, मकार नहीं होता, इसे चेंज करना पड़ेगा। तो यकार आदेश होता है किसमें? इदम के दकार को यकार होता है। ठीक है, तो तदादि नाम से इस मकार को यूं तो आकार हुआ करता है, लेकिन फिर उसका निषेध करने का भी सूत्र है, इस वजह से ये काम नहीं होता। तो यहाँ रहता है इदम एज इट इज, उसके बाद सु का स। तो इदम के दकार को इस सूत्र ने यकार में बदल दिया है, तो ये हो गया इयम। फिर सकार का स, इसकी अप्रक्त संज्ञा होगी, और अप्रक्त के बाद हल के आभ्यो दीर्घा सुक्ति से अप्रक्त हल से इस हल का लोप हो जाएगा। इसका लोप होने से जो शब्द बचेगा वो रहेगा इयम। तो ये प्रथमा एक वचन का इयम इस प्रकार से सिद्ध हो जाता है। इसके बाद जो चीज है वो हमने जो प्रत्यय है हमारे सिलेबस में, उसमें एक प्रत्यय होता है टाप प्रत्यय। ये जो अगला सूत्र हम पढ़ने जा रहे हैं ये उससे बिलोंग करता है, ये षडलिंग का नहीं है, क्योंकि इसे पढ़े बिना हम आगे के शब्द रूप सिद्ध नहीं कर सकते, अतः हमें इसे यहाँ पढ़ना है। ये सूत्र है अजाद्यतश टाप, यानी अजादिगण में पढ़े गए। अजाद्यत और रस्व कारण शब्दों से अजादि, अतः, टाप। तो हमारे जो अजादी हैं उनमें पढ़े गए शब्द, और अत यानी अकारांत शब्दों से। अगर स्त्रीत्व की विवक्षा होगी, विवक्षा का अर्थ मैंने बताया था कि जब भी, हाँ, जब हमने कारक पढ़े थे तब विवक्षा के अर्थ में हमने ये देखा था कि जब भी कर्ता किसी को कुछ बनाना चाहता है, उसको बनाने की इच्छा को हम विवक्षा कहते हैं। तो अगर हम किसी शब्द को कुछ भी करना चाहते हैं, यानी उसको स्त्रीत्व में परिवर्तित करना चाहते हैं, इदम को हम स्त्रीत्व में चलाना चाहते हैं, तो वो स्त्रीत्व की विवक्षा हुई। और जब भी हमें स्त्रीलिंग में शब्द रूप चलाने हैं तो वो विवक्षा होगी, और वो विवक्षा होगी तो ये सूत्र लगेगा, और यहाँ टाप प्रत्यय का प्रयोग होगा। टाप प्रत्यय में शेष क्या रहता है? तो शेष रहता है टाप प्रत्यय में मात्र आ। और ये जब किसी के पीछे लगता है तो अका सवर्ण दीर्घ से वो जो शब्द है वो अ से अंत होने वाला था। क्यों? क्योंकि आजादी में पड़े गए शब्द और स्वकारांत शब्द है वो, तो उनमें क्या हो जाएगा? आ से खत्म होने वाले। ठीक है, ये प्रत्यय लगने से ये होता है। अब इसका प्रयोग हम देखेंगे इसका। तो यहाँ जब हम स्त्रीलिंग में चलाएंगे मकारांतितम शब्द को, तो यहाँ स्त्रीत्व की विवक्षा हो रही है, इस अनुसार हम यहाँ पर इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो शब्द था इदम। चिदादि नाम से इसके क्या हो जाएगा? इद।
अजाद दश टाप से टाप प्रत्यय लगेगा, दश्च से इस द को मकार हो जाएगा, तो हो जाएगा इमा। इमा के बाद में टाप प्रत्यय का आ है और उसके बाद में औ है। यहाँ एक और लगता है औं आपह। औं आपह, ये सूत्र हमने पढ़ा था जब हम अजंत स्त्रीलिंग कर रहे थे रमा शब्द, कि जब भी आकारांत या शब्द रूप चल रहे हैं तो जो हमारा औ से अंत होने वाले प्रत्यय लगेंगे, तब वहां जो औ नामक प्रत्यय है उनको शी आदेश हो जाए। उससे देखते हैं इसे कैसे होगा। औं आपह, अबंत अंत से परे औ विभक्ति के स्थान पर शी आदेश हो जाए। ठीक है, तो शी आदेश किस प्रकार होगा। इससे शी होगा, तो ये हुआ इमा, फिर हुआ शी। ठीक है, इसको और इसको पूर्व रूप आदेश होके इमा हो गया, पीछे है शी, शी का ई बचेगा, तो आ के बाद में ई आएगा तो क्या होगा, गुण आदेश। और जब गुण आदेश होता है तो क्या बनेगा, इमे। ठीक इसी तरह से इस औ को भी शी आदेश होगा और यहाँ पर भी इमे बनेगा। फिर आता है इमाह, तो यहाँ पर हमारा जस हो चाहे सश हो, दोनों ही सूरत में रहता है, जो शेष वो है अस, और इमा तक सेम चलेगा सब कुछ। तो इमा और अस हो जाएंगे इमास, सकार को विसर्ग करने के बाद बनेगा इमाह। ठीक है, फिर आते हैं द्वितीय विभक्ति एक वचन पर। द्वितीय विभक्ति एक वचन का सूत्र होता है अम। ईद के म को दश्च से म करने, द को इस दश्च से म करने के बाद इमा, फिर टाप का आ, फिर अम। यहाँ पूर्व रूप पर रूप आदेश करके हो जाएगा इमा अम, अमी पूर्व से पूर्व रूप आदेश होके इमा। यहाँ तक का समझ में आ गया, दो विभक्तियां, सबसे ज्यादा यही दो विभक्तियां काम आती है। इसके बाद वाली एक साथ, हाँ बोलो शालिनी। मैम मैम ये ऊपर वाला जो अभी पढ़ाई, अभी जो ऊपर की थी वो वाला बता दीजिए ऊपर। ऊपर वाला कौन सा नाम बताइए। थोड़ा सा ऊपर जाइए, जो अभी आप समझा रही थी। यहाँ यह सौ और ये दो सूत्र ही बताए बताए हैं। मैम थोड़ा सा बीच में कट गया था, मेरा नेटवर्क इशू थोड़ा सा था। ओके, मैंने ये दो सूत्र पढ़ाए थे, एक तो यह सौ क्या करता है कि सु अगर परे हो, यानी सिर्फ प्रथमा विभक्ति एक वचन में काम आता है, क्योंकि वहीं पर सु प्रत्यय लगता है। तो यहाँ जो इदम है इसके दकार को यह यकार में बदल देता है। इस दकार को ये यकार में बदलेगा तो ये हो जाएगा इयम। और इसके पीछे का जो सु होता है उस सकार की हल ज्ञाव्य दीर्घात सुक्ति से अप्रक्तम हल, जिससे हमने पिछले शब्द रूप में भी इस सकार का लोप किया था, उसी से इस सकार का भी इस सूत्र से लोप हो जाता है, तो शब्द बचता है इयम। फिर मैंने पढ़ाया था अजादितश टाप, ये टाप प्रत्यय के अंतर्गत आने वाला सूत्र है, टाप प्रत्यय को लाता है और ये कहता है कि स्त्रीत्व की विवक्षा जब भी होगी तब टाप प्रत्यय लगेगा, और कहाँ लगेगा, अजादि में पढ़ने पढ़े में गए शब्द और रस्व अकारांत। ये रस्व अकारांत कैसे होता है, तो ये रस्व अकारांत होता है ऐसे, इदम होता है
उसके मकार को अकार आदेश हो जाता है तदादि नाम से, ठीक है। और यहाँ रहता है इद, फिर इसे दश्च से मकार आदेश हो जाता है, तो ये हो जाता है इम अ, ठीक है। और यहाँ पररूप आदेश होकर के जब भी पीछे गुण हो और यहाँ अकारांत हो तो पररूप आदेश होकर के ये हो जाएगा इम अतो में से। यहाँ तक इन पांचों जगह पर एक जैसा हो रहा है, बाद वालों में अलग सूत्र लगता है, ठीक है। जब ये इमा हो जाएगा तो ये कैसा हुआ, ये शब्द अजंत हुआ, आ से अंत होने वाला अदंत हुआ। जब ये अदंत है तो यहाँ पर इस अजादित टाप से आराम से हम क्या कर सकते हैं, अजादित टाप से रस्वकारांत है तो स्त्रीत्व की विवक्षा करने पर हम इसे टाप कर सकते हैं। स्त्रीत्व की विवक्षा कैसे हुई, हम इसके स्त्रीलिंग के शब्द रूप चला रहे हैं, यानी इसे स्त्रीलिंग में इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो स्त्रीत्व की विवक्षा हो गई। अब इसमें हम टाप प्रत्यय लगाएंगे, टाप प्रत्यय में आशीष रहता है तो इम आ, यहाँ तक इन सब जगह सेम हो रहा है। इसके बाद क्या हो रहा है, इसके बाद ये हो रहा है कि जो ये ओंग आप है ये सूत्र इन दोनों जगह पर जो औ आ रहा है उसकी जगह शी आदेश करते हैं। इम आ होने के बाद इसको हो जाता है इमा, यहाँ तक सबका सेम है, इसे ध्यान में रखना। इसके बाद आगे हम पहले द्विवचन करते हैं दोनों के दोनों, तो वहां औ के स्थान पर शी आदेश होने के बाद इस शी का शेष रहता है ई, तो इमा और ई गुण आदेश होकर बनेगा इमे। ठीक है, उसी तरह से इमा और जस और शस, जस और शस में दोनों में अस ही शेष रहता है, तो उन दोनों को करेंगे तो ये होगा इमा और अस, तो बनेगा इमास, सकार को विसर्ग करने से बनेगा इमा। ठीक है, और तीसरा था इमा के बाद में अम, द्वितीय एक वचन का अम, अमी पूर्व से पूर्व रूप आदेश होगा तो इमाम। तो इस तरह से ये दो विभक्तियां सिद्ध हो जाती हैं। फिर आते हैं तृतीया पे। यहाँ हमने एक सूत्र पढ़ा था इदम शब्द के पुल्लिंग चलाते समय कि जब यहाँ आप प्रत्यय लगेंगे तब उसको क्या हो जाता है, अनापेक। अनापेक ये सूत्र है कि जब आप प्रत्यय लगेगा, आप प्रत्यय यानी यहाँ टा से स्टार्ट होता है तो ये होता है आ, और यहाँ सुख पे खत्म होता है तो ये हो जाता है प। जब ये आप प्रत्यय लगता है परे में तो आगे वाला जो है उस इदम के इद पाठ को अन हो जाता है, अनाप्य कहा सूत्र से, अनाप्य कहा सूत्र से इदम के इद पाठ को अनादेश हो जाता है अगर आप प्रत्यय परे हो। यहाँ तक अलग था, यहाँ से आप प्रत्यय लगता है तो इन सब जगह पर इस वजह से अनादेश हो जाएगा। तो अनादेश होने के बाद क्या होगा, इद यहाँ अन और इस मकार को अकार हो गया था और यहाँ एक और अकार था, ठीक है। इन दोनों को अतो गुणित से अकार हो जाएगा तो हो जाएगा अन, फिर इसमें लगेगा टा प्रत्यय तो लगेगा आ, तो ये हो जाएगा अना। ठीक है, जी मैम। अनया के बाद होता है अभी हम टा प्रत्यय लगाएंगे।
यहाँ एक और सूत्र लगता है जो आता है यहाँ से। आंग और ओस। आंग टाक के अंदर क्या शेष रहता है? आ, तो ये आंग में आता है, ठीक है। और ओस ये षष्ठी और सप्तमी का द्विवचन होता है। इन दोनों जगह पर आवंत अंग को एकार आदेश होता है। आवंत अंग क्या हुआ? ये हमारा अन और ईद होके क्या हुआ था? अना हुआ था। ये आवंत अंग हुआ, इसको क्या हो जाएगा? एकार आदेश। कहाँ कहाँ? एक तो यहाँ टा आने पर और एक यहाँ ओस आने पर, ठीक है। इनको साथ ही कर लेते हैं। तो ये अना का हो जाएगा अने। अने के बाद में आया टा, टा का रहा आ। अब ए के बाद में यदि कोई भी अच आए तो उसे क्या हो जाता है? एचो ये वाया वह अयादि संधि से अय आदेश हो जाता है। ए है, ए को अय आदेश होता है, ठीक है। तो ये अय आदेश होने के बाद में क्या होगा? ये हो जाएगा अने से अनय। अभी अगर यहाँ टा के आ की जगह ओस का ओ आए तो भी सेम ही आदेश होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ क्या है? ए के बाद में अच आना चाहिए, तो यहाँ पर भी अनय होगा। अभी जब यहाँ टा का आ होगा तो ये हो जाएगा अनय और आ अनया। और ओसी चय का ओ होगा तो ये हो जाएगा अनियोस, ठीक है। सकार विसर्ग होके अनियोह और अनया, ठीक है। ये वाला समझ में आ गए? इसके बाद में एक स्याठ के आगम का एक और है और एक सुट के आगम का एक और है। ये सूत्र हम अजंत स्त्रीलिंग से लेते हैं, है ना। क्योंकि है तो वो भी सर्वनाम और अजंत स्त्रीलिंग। सर्वनाम और स्त्रीलिंग ये दो चीज कॉमन होने से काफी सूत्र कॉमन हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है आभ्याम। जब ये लगता है तो यहाँ इसका लोप हो जाता है भ्याम की वजह से, तो जो बाकी वाले पोर्शन है वो काम नहीं करते, तो अभ्याम ही रहता है। प्रॉपर सूत्र है सूत्र था हलि लोपः। हलि लोपः से क्या होता है? जो इद पार्ट अन्य कर्मठ हो रहा था वो होने से पहले ही इस इद का लोप हो जाता है। पीछे क्या बचा? क्या था? ईद था। ईद तक तो समझ में आ गया था। म का लोप हो गया था, नहीं म को अकार हो गया था और ये अकार मिलके अतो गुणे से ईद बन गया था। फिर यहाँ आ आने से पहले यहाँ आ गया, लेकिन इस ईद का लोप होने से यहाँ बचा अ, फिर ताप का आ, फिर भ्याम का भ्याम। और इस भ्याम के कारण हो रहा है। क्यों? क्योंकि हलि लोपः, हल से शुरू होने वाली कोई विभक्ति अगर पीछे लगती है तो ईद का लोप हो जाता है हलि लोपः से। तो इस हलि लोपः के कारण ईद का लोप हो गया तो बचा आ, अ, आ और भ्याम। अ, ईद का लोप होने के बाद बचा आ, ताप से आया और भ्याम। अका सवर्ण दीर्घ से आ भ्याम। इसी तरह से यहाँ आभी भी यूं ही हो रहा है, आभ्यः भी यूं ही हो रहा है, ठीक है। सिर्फ इतना ही नहीं, आसाम और आंसू भी। क्यों? क्योंकि यहाँ क्या था?
इदम था, फिर आम था। इदम के बाद में आम था। अभी चूंकि सर्वनाम शब्द है इसलिए यहाँ सुट का आगम होता है। सुट का आगम होने से ये टित होने के कारण शुरू में लगता है स और ये हो जाता है साम। इसके साम बनते ही ये फिर से हली लोप का क्षेत्र बन जाता है। सब यहाँ लोप होके वापस आसाम हो जाएगा। और इसी तरह से जब सुप लगता है तो ये भी हल से शुरू होने वाला है, तो ये बनेगा आंसू। अन्यू हमने कर ही लिया है। अब बच्चे ये, इन सब में एक कॉमन सूत्र लगता है। नित अगर हो प्रत्यय किसमें, सर्वनाम में, उस प्रत्यय को स्याठ का आगम होगा। नित प्रत्यय को स्याठ का आगम होगा। कैसे प्रत्यय को, नित। नित यानी जिसमें न की इत संज्ञा हुई हो। अब वो क्या, कौन से सूत्र है, वो है ङे, ङसी, ङस और ङी, ये चार। अब इनमें क्या होगा, एक हमारा था अ, फिर स्याठ का आगम हुआ और यहाँ था ङे। अब ये स आया और इस सकार के आते ही इन चारों में ही स्याठ का आगम होगा और पीछे सकार के आने से क्या हो जाएगा, आगे वालों के सारे काम बिगड़ जाएंगे। जो इद है उसका लोप हो जाएगा। इस लोप के कारण यहाँ बचेगा मात्र अ। इस अ के बाद में स्या फिर ए, टकार का लोप हो जाता है, बचता है स्या और ए। आ और ए वृद्धि आदेश होगा, बनेगा स्यई, बनेगा अस्यई। नित, ङे था, ङे भ्याम भ्यस, फिर आता है ङसी भ्याम बस, उसका रहता है अस, स्याठ का आगम होगा तो बचेगा स्या और अस यानी स्या, और आगे अ है ही तो बनेगा अस्याह, इसमें भी अस्याह। फिर बचता है ये, तो जो ये है इसके आगे स्या का आगम होने के बाद में इस नी को अम हो जाता है। ठीक है, इस नी के अम होने के बाद ये बचता है अस्या अम, तो अस्याम। इस नी को अम होने का भी सूत्र है या डापह, आबंत अंक से भरेंगे तो विभक्ति को याट का आगम, नहीं ये नहीं, इसमें सर्वनामः स्यात् ह्रस्वश्च अङ्नित् विभक्ति को स्यात् का आगम। और नी को आम होता है, ये सभी में होता है, सभी स्त्रीलिंग में होता है। नित विभक्ति को याट का और नित को स्याट का, ये दो है जब अगर संज्ञा हो और सर्वनाम हो। ओसी आंग और ओस के पर ये होता है, और कहाँ गया, मिस हो गया। नी हो उसे अम का आदेश होता है, अम का आदेश होने के बाद सर्वस्याम, यहाँ जैसे सर्वस्याम बना वैसे ही हमारे यहाँ बना अस्याम। तो इस तरह से ये इदम शब्द के स्त्रीलिंग शब्द कंप्लीट हो गए। इसी तरह से हम चाहें तो तत्सप्त के भी बना सकते हैं, उनमें भी ऐसे ही होगा। लास्ट में यहाँ तस्याह, तस्याह, तस्याम, तस्यै, इस तरह के बनेंगे। वहां इद गर का लोप नहीं होता, ये सिर्फ इदम शब्द में है, तो यहाँ सा आएगा। फिर आते हैं हलंत नपुंसकलिंग, इसमें कोई नया सूत्र नहीं है, बिना किसी नए सूत्र के ही पुराने सूत्रों से इन्हें सिद्ध किया जाएगा। सबसे पहले इसमें हम इदम शब्द को ही कंटिन्यू करेंगे। सबसे पहले है इदम, सु, सु का बच्चा स,
अब इस स का समूह नपुंसकात से लुक हो जाएगा। लुक और लोप में दो फर्क होते हैं। लोप अगर किसी चीज का होता है तो वहां एक फर्क रहता है कि हम जिसका लोप किया है उसकी स्थिति कायम है, मतलब उसके कारण आदेश वहां होंगे। लेकिन जब भी किसी का लुक होता है तो उसके जो जो गायब हो चुका है उसकी वजह से कुछ भी काम नहीं हो सकता वहां पर, वो फिर जैसे था ही नहीं ऐसा हो जाएगा। जहां लोप होता है वहां उसकी स्थिति की वजह से काम होंगे, जैसे कि ङ का लोप हुआ है ङित विभक्तियों में से, तो उसकी वजह से भी वहां से याट का आगम हो रहा है, याट का आगम हो रहा है। लेकिन जहां लुक होगा वहां उसकी वजह से कोई काम नहीं होगा, ये लुक का प्रभाव रहता है। तो इसका लुक हो जाएगा सकार का लुक होने के कारण बचेगा इदम, इससे प्रथमा का रूप बनता है इदम। इदम से जो औ है उसको शी आदेश होगा, ठीक है। दश्च से मकार आदेश होगा और इम और ई में गुण करके चदादि से अत हो जाएगा मकार को, इसको अ हो जाता है त्यदादि नाम से, इस द को म हो जाता है दश्च से, और ये ई ऐसे ही आ जाता है तो ये बनता है इमा। इमा के बाद में शी का ई आता है तो बन जाता है इमे। तो हो गए। फिर तीसरा आता है इमानी। ये कैसे होता है? इमा तक तो सेम था, अकार मकार और ई एज इट इज। अभी क्या होता है कि जैसे था, इस जस और शस को शी आदेश होता है, इस शी के कारण यहाँ आता है ई, ठीक है। यहाँ था, यहाँ नुम का आगम होता है। अब चूंकि ये मित आगम है इस वजह से इसको आ हो जाएगा, उपधा को दीर्घ हो जाएगा इस मित आगम के कारण, ये न इसमें जुड़ करके नी हो जाएगा और उपधा को दीर्घ होके शब्द हो जाएगा इमानी। इम था, ई था, इस ई बड़ा नहीं था छोटा था। फिर से बताऊं, इम था, ई था, नुम का आगम होने से यहाँ न आया, ये बन गए नी। इस नुम के मित आगम के कारण उपधा को दीर्घ हुआ बना इमा, बन गया इमानी। इदम इमे इमानी। बाकी के जो शब्द रूप है वो बिल्कुल पुल्लिंग की तरह चलते हैं, इनमें कुछ खास करने जैसा बचता नहीं है। इसके भी हम पुल्लिंग के जैसे ही चलेंगे, लेकिन सकारांत पुल्लिंग हमने किए नहीं इसलिए इसकी सभी सिद्धि करेंगे। ये एक संज्ञा शब्द है तो इसमें इसकी तरह स्मात स्मय स्य स्मिन ये सब कुछ नहीं आएगा। मनस सुक स, अभी दो है इस वजह से एक का लोप हो जाएगा, दूसरे को विसर्ग आदेश हो जाएगा तो बनेगा मनहा। बिल्कुल डायरेक्ट, कोई सूत्र नहीं। उसी तरह मनस नपुंसक लिंग के कारण औ को शी आदेश, शी का ई, ये ई इसमें जुड़ के बनेगा मनसी। मनस जस और शस को शी आदेश होता है, इस शी का बच्चा ई,
ठीक है, अब ये इसमें जुड़ गया, और जो उपधा है उसको नुम, यहाँ नुम का आगम होगा, और ये नुम का आगम इससे पहले जुड़ेगा यहाँ पर। मित है ना, तो वो हमेशा इसके एंड में जुड़ता है। जो अंत्य अल होता है, उसके अंत्य अच होता है, उसके बाद जुड़ता है, इस वजह से वो यहाँ जुड़ेगा। मनन, तो ये रहेगा मन, फिर न, फिर सी। जब नुम का आगम होता है तो उपधा को दीर्घ होता है, तो इसे दीर्घ हो जाएगा, तो मनांसी। इस न को अनुस्वार में बदल के ये हो जाएगा मनांसी। मना, मनसी, मनांसी, दो विभक्तियां हो गई। फिर आते हैं तृतीया पे, मनस, टा का आ, मनसा। मनस, फिर भ्याम, इसे रुत्व, रुत्व से उत्व। अब अ है और उसके बाद उ है, और अ के बाद में उ आता है तो गुण आदेश होता है, तो ये हो जाएगा ओ, बनेगा मनो, भ्याम। और ये सकार को रुत्व आदेश और रुत्व से उत्व आदेश, ये हम विसर्ग संधि में पढ़ते हैं। ठीक है, मनोभ्याम, 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 तीनों एक तरह से बनेंगे। मनोभीह वही था, मनस था, सकार को रुत्व होके उत्व हो गया, बना मनो भी, भी के पीछे बिस था, तो मनोभी। फिर मन से, तो यहाँ था ङे, ङे, ङे का बचा ए, मनस, ए, मन से, मनस, अस, ngस से और गस दोनों का अस बचता है, इस अस का हो जाएगा मनसस, और सकार को विसर्ग होके बनेगा मनसह। फिर मनसी, तो मनस, और नी का ई हो जाएगा मनसी। ठीक है, मनसो, मनस, ओस हो जाएगा मनसोस, और मनसोह। यहाँ मनसाम, आम को मनस, आम, मनसाम। मनहसु, यहाँ ध्यान देने की बात है, खर वसानी और विसर्जनीय लगता है यहाँ पर, क्योंकि खर प्रत्याहार में आता है सकार, तो सकार को विसर्ग हो जाता है। वैसे हम इसको डायरेक्ट भी रख सकते हैं, क्या होता है मनस और सु, तो या तो हम मनस्सु लिखेंगे या मनह सु, सकार को विसर्ग भी कर सकते हैं। बाकी मनह, मनसी, मनांसी प्रथमा विभक्ति एज इट इज यहाँ आई है। और इसी के साथ हमारा षडलिंग प्रकरण आज समाप्त होता है। कल से हम समास शुरू करेंगे, या फिर पंचतंत्र की कहानियां पढ़ेंगे, जो भी है कल देखा लगेगा कि पंचतंत्र लेंगे। पंचतंत्र की 2 कहानियां हो चुकी है, 3 बची है, या तो कल 3rd कहानी होगी या समास होगा, कल डिसाइड करके बता दूंगी। दोनों ही चूंकि इम्पोर्टेंट है, दोनों ही चूंकि इम्पोर्टेंट है। पंचतंत्र एक्चुअल में 5 कहानियां, ये 10 नंबर का वेटेज रखती है। समास के भी प्रश्न आया करते हैं, लेकिन समास थोड़ा लेंदी है, तो समास के बीच बीच में हम, अगर पंचतंत्र पूरी हो गई तो उसके बाद में वैदिकी भी ले लेंगे, वो भी 15 नंबर का टॉपिक है। उसके बाद पीछे की व्याकरण करेंगे, क्योंकि कई लोगों के एग्जाम थोड़े जल्दी हो रहे हैं, तो तब तक अगर क्वेश्चन बेस्ड सिलेबस हो जाता है तो पीछे का तो कंप्लीट करने में इतना है नहीं कुछ। अब इसमें कोई सवाल? नहीं मैम।
तो आज हमारा शेड्यूलिंग पूरा हो रहा है और ये वाली पीडीएफ मैंने ग्रुप में भेज दी है। जी मैम। ओके, अगर कोई भी सवाल बाद में पढ़ने पे भी लगे तो ग्रुप में पूछ सकते हैं। और मैं एक बार समास पे थोड़ा आगे बढ़ जाऊं, उसके बाद मैं थोड़े प्रश्न कराना शुरू कर दूंगी। मतलब पुराने पेपर से प्रश्न लेके, पुराने पेपर से लेके इसलिए ताकि हमें पता चले कि एक्चुअल में पेपर में प्रश्न किस प्रकार से आते हैं, ताकि हमें रियलिटी चेक हो कि हम जो पढ़ रहे हैं वो हमारे कितने काम आ रहा है। ठीक है, ठीक मैम। तो आज की क्लास यही खत्म करते हैं। गुड नाइट। थैंक यू मैम, गुड नाइट।